हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं 10। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अभी आपका मिड टर्म है तो इसको देख के जाए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से, ये हमारे कंफ्यूजन रहता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो भारत है, भारत एशिया का पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज कौन से हो गए, जैसे यूरोप हो गया, है ना। पूर्वी देश यानी एशिया, एशिया में आते हैं हम लोग। तो एशिया के जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके नाम जान लेते हैं पहले। तो दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों के नाम हो जाएंगे, पहला तो हमारा भारत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो ये सारे जितने भी देश हैं ये दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, पहला आप ये चीज क्लियर रखिएगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सारे देश दक्षिण एशिया के पार्ट है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशियाई देशों की सामान्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई देश जो है इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहला, ये देश भौगोलिक रूप से आस पास स्थित है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि हमारे दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान अगल बगल ही है ना। मालदीव, हमारा मालदीव एक टापू है, आपको पता है, आइलैंड है, तो मालदीव भी हमसे कुछ दूरी पर है। भूटान भी हमारे बगल में है, नेपाल भी, श्रीलंका भी, बांग्लादेश। हम लोग क्या है, भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पास पास है। मैं समझाता हूं आपको भौगोलिक रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा यहाँ पर भारत है, उसी के जस्ट साइज में पाकिस्तान है। तो भौगोलिक रूप का मतलब होता है कि जमीन की बात कर रही है, भूगोल की बात की जा रही है। तो भौगोलिक रूप से हमारा जो देश है वो आस पास है बांग्लादेश के। पाकिस्तान तो हमारे साइड में ही है, बांग्लादेश आप जानते हो कितने दूर पड़ता है। मतलब हमारे मैप में अगर देखेंगे तो आपको ये सारे देश नजर आ जाएंगे। तो भौगोलिक रूप से हम लोग क्या है, पास में है। दूसरा, सभी देशों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध रहा है। तो हमारे सारे देश एक दूसरे से धर्म के तौर पर या फिर संस्कृति के तौर पर या फिर ऐतिहासिक तौर पर हम सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला बात करते हैं, इन देशों में लोकतंत्र व, देखिए पहले समझ लीजिए लोकतंत्र। इन देशों में क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जहां पर लोगों का राज होता है। अगला क्या है हमारा, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का अनुभव हुआ है। अधिनायकवाद क्या होता है, अधिनायकवाद का मतलब होता है जहां पर जो सत्ता होती है, सत्ता का मतलब क्या होता है, सत्ता मतलब जैसे हमारा जो शासन है, शासन व्यवस्था जो है किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक समूह के हाथ में होती है। ठीक है, तो अधिनायकतावाद का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्होंने पूरे देश पे कंट्रोल कर रखा है, ऐसा होता है। या एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है, ऐसा होता है। या कुछ लोगों का समूह चला रहा होता है। तो इसका अर्थ यही होता है। तो दोनों का अनुभव हुआ है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, या कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ग्रुप चला रहा है या फिर कोई व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है, वही डोमिनेट कर रहा है। तो दोनों चीज हम लोगों ने देखा है। कौन, दक्षिण एशिया, एशियाई देशों ने। अगला बात करते हैं हम लोग, गरीबी, बेरोजगारी और विकास की चुनौतियां साझा हैं। तो हम सभी देशों में, जितने भी हमारे देश हैं, यहाँ पर क्या क्या पाई जाती है, गरीबी। हमारे देशों में गरीबियां हैं, बेरोजगारी, ज्यादा युवाओं के पास जॉब नहीं है। 12th पास कर लेते हैं, कॉलेज पास कर लेते हैं, लेकिन उन लोग के पास जॉब नहीं होता है। विकास की चुनौती, आप जैसे कि जानते हो बहुत सारी सड़कें टूटी फूटी हैं। मतलब हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। ये सारे जितने भी देश है, अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये सारी चुनौतियां मिलेंगी, ये सारी समस्याएं मिलेंगी कि बेरोजगारी है, गरीबी है और विकास नहीं है। अगला बात करते हैं, श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है। कि श्रीलंका में अगर बात करें कि तमिलों को लेकर क्या समस्याएं उठती रहती हैं। तमिल, देखिए हमारे देश में जो तमिल थे वो जब ब्रिटिश काल में कहां पर चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं, तो वहीं पर वो रहने लग गए। तो जो तमिल है और वहां श्रीलंका के जो लोग हैं उन्हें सिंगली कहा जाता है। तो यहां पर अभी हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पहला श्रीलंका में कौन, सिंगली लोग, और दूसरे हमारे तमिल लोग, जो कहां से जाके बसे हैं, भारत से जाके बस गए हैं। कौन लोग, तमिल लोग। कहां पर बस गए हैं, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में तमिल रहते हैं और सिंगली लोग रहते हैं, लेकिन जो तमिल है वो जाके बसे हैं ना, तो इसलिए संख्या में ये लोग कम है। ठीक है, तो जो सिंगली लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारी चले, क्यों, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा है। तो इस कारण से जो तमिल है और सिंगली है, इन दोनों के बीचों में विवाद होता रहता है। ठीक है, सिंगली सरकार ने सिंगली भाषा व बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो जो
सिंगली जो लोग हैं यानी जो सिंगली सरकार है, देखिए जो ज्यादा रहेंगे उन्हीं की सरकार भी रहेगी। तो सिंगली लोग कहां पर ज्यादा हैं? श्रीलंका में ज्यादा है। इस कारण से वहां पर जो ज्यादा लोगों की जो सरकार है वो चाहती है कि किस धर्म को ज्यादा बढ़ावा मिले? बौद्ध धर्म को। और क्या चाहते हैं वो लोग? कि सिंगली भाषा को ही मेन भाषा माना जाए। ठीक है। और जो तमिल होंगे आपको पता ही है कि वो कौन सी भाषा बोलेंगे? तमिल बोलेंगे, जिससे तमिलों को हसियाए पर धकेला गया है। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है हसियाए। हसियाए का मतलब क्या होता है? हसियाए का मतलब होता है जब किसी वर्ग को ना, किसी समाज को, किसी वर्ग को मतलब साइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? साइड। साइड का मतलब क्या हो गया सर जी? किनारा। जैसे उनको ना ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, ना ज्यादा उनको सुविधाएं मिल रही हैं। देश में रह रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जितना औरों को मिल रही हैं। जैसे जो मेन है, जैसे यहाँ पर मेन कौन था? सिंगली। तो इनको सुविधाएं, शक्ति, सब कुछ मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जो तमिल लोग हैं उनको हसियाए कर दिया गया, मतलब हसियाए पर धकेल दिया गया। मतलब उनको ज्यादा सुविधाएं, उतना ज्यादा उनकी कदर नहीं हो रही है देश में। अगला, तमिलों ने समान अधिकार और स्वतंत्र तमिल इलाकों की मांग की। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो तमिल लोग थे उन्होंने कहा कि हमें भी अपने इलाके चाहिए, स्वतंत्र इलाके चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र इलाकों की मांग की। और उन्होंने एक चीज और कहा कि हमें भी समानता चाहिए। ठीक है, समानता कैसे? मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यादातर लोग यहाँ पर सिंगली हैं, तो ये लोग तमिलों को ज्यादा उतना मतलब अहमियत नहीं दे रहे। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी अहमियत चाहिए। कौन कह रहे हैं? तमिल लोग। तो समानता कह रहे हैं और दूसरा स्वतंत्रता, ये चाहते थे कौन? तमिल लोग। अब इससे क्या हुआ? देश के अंदर गृह युद्ध चला। अब गृह युद्ध क्या होता है ये भी समझ लो। जब अपने ही देश में, जब अपने ही देश में यानी जो श्रीलंका है, जब यहाँ पर आपस में ही जो इस देश के जो राज्य हैं यानी जो क्षेत्र है, ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, इसका मतलब होता है, या अपने ही देश में जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। गृह युद्ध का मतलब क्या हो गया कि आपस में ही सभी लोग भिड़े पड़े हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो आपको समझ में आया? तो कौन कौन थे? एक तो सिंगली और तमिल। ठीक है, तमिल लोग कम थे और तमिल वही है जो भारत से जाकर बसे हैं। कब? औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल का मतलब क्या हो गया? जब हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज था। ठीक है। और अब वहां पर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो लोग चाहते हैं सिंगली भाषा को सबसे ऊपर रखा जाए, सिंगली लोग की ही चले। जो तमिलों को पसंद नहीं है वो भी चाहते हैं कि स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। इस कारण से उन्होंने अपने आवाज उठाई और देश में क्या चला? लंबा गृह युद्ध चला। ठीक है, ये था सिंगली और तमिलों के बीच का जो विवाद है। अगला है नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन कैसे हुआ? तो जो नेपाल है वहां पर पहले राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। ध्यान से देखिए, 1990 में जन आंदोलन से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। तो जब 1990 आया, ठीक है, 1990 जब आया, तो लोगों ने खूब आंदोलन किया, लोगों ने खूब आवाज उठाई कि हमें भी आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए। तो लोगों ने खूब आवाज उठाई। तो यहां पर क्या हुआ कि राजतंत्र तो है लेकिन उसके साथ में कौन आ गया? संविधान। तो प्लस में क्या आ गया? संविधान। मतलब संविधान भी रहेगा, राजतंत्र भी रहेगा, मतलब राजा भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। अगला, माओवादी आंदोलन ने राजशाही के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, तो यहां पर जो लोग हैं जो चाहते हैं आजाद, स्वतंत्रता, आजादी, समानता, ये सब चाहते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया। अगला, 2006 में जन आंदोलन मुद्दे के बाद संसद बहाल हुई। तो देखिए 2006 के बाद यहां पर क्या है? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। अगला, उसके बाद 2008 में नेपाल गणराज्य बना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? गणराज्य का मतलब क्या हो गया? वही लोगों का शासन। तो 2008 में जाकर नेपाल में क्या आया? लोगों का शासन आया, जहां पर लोगों का राज होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में लोकतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो जो पाकिस्तान है वहां पर लोकतंत्र की मतलब किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा? देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ज्यादातर क्या होता है, जो शासन रहता है ना वो सैनिक हाथ में रहता है। ठीक है, दिखावे के तौर पर क्या बना देते हैं, एक प्रधानमंत्री या कोई खड़ा है, लेकिन हकीकत में वहां किसका शासन चलता है? आप समझ गए ना, सेना का चलता है, सैनिक का चलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैसे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा लोकतंत्र को लेकर पाकिस्तान में। तो देखिए, बार बार सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो वहां पर क्या बोला मैंने? सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। वहां के जो सैनिक हैं, वहां की जो सोल्जर हैं, वो किस पे कब्जा कर लेते हैं? सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो मतलब वहां पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही है, कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जो लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर लगातार सरकार में रही हो। क्या होती है? बीच बीच में प्रधानमंत्री बदलता रहता है। इमरान खान थे, फिर अभी कौन आ गए हैं? शहबाज शरीफ। तो
क्या होता है यहाँ पर प्रधानमंत्री ही बदलते रहते हैं, कोई लगातार प्रधानमंत्री टिकता ही नहीं है यहाँ पर। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, आप ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला, धर्म और कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा। तो यहां पर क्या है, पाकिस्तान में क्या है कि धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर बहुत ज्यादा लोग मतलब उसमें रहते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, तो उसको ज्यादा ना बढ़ावा देकर मतलब कट्टरपंथी लोग ज्यादा है। जैसे हमारा जो हमारा प्यारा भारत है, भारत में क्या होता है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, एक धर्म के प्रति लोग ज्यादा ही है और कट्टरपंथी हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे उनके देश में, पाकिस्तान में एकता नहीं हो पाती है, गृह युद्ध हो जाता है, लड़ाइयां चलती हैं, है ना, धर्म परिवर्तन होते हैं। तो यही कारण है, तो धर्म को लेकर भी यहाँ कट्टरता बहुत बढ़ गई है, ताकत बहुत बढ़ गई है। तो इस कारण से भी लोकतंत्र को क्या पहुंचता है, नुकसान। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि जहां पर सभी को मतलब सभी को समानता मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन अगर आप एक धर्म को बढ़ावा दोगे तो कैसे वो लोकतंत्र होगा। तो इस कारण से यहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा। अगला, आतंकवाद और चरमपंथी की समस्या। तो यहाँ पर आतंकवाद, पाकिस्तानियों को आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जिसके लिए जाने जाते हैं वो है आतंकवाद। ठीक है, और दूसरा चरमपंथ। चरमपंथ का मतलब क्या होता है, उग्रवाद। उग्रवाद या फिर आतंकवाद, चरमपंथ का मतलब भी यही होता है, उग्रवाद या फिर आतंकवाद। उग्रवाद कौन होते हैं या आतंकवादी कौन, तो जान ही गए आप। उग्रवादी कौन होते हैं, जो प्यार से नहीं बात करते हैं ना, लड़ाई हमला ये सब करने पे जो विश्वास रखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, चरमपंथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर क्या समस्या है, इक्का देश ही परेशान है। कई बार वो अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए और हमारे देश पे हमला कर दिया, तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप भी जानते कैसा है, तो आतंकवाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कहां पर, पाकिस्तान में, जिस वजह से वहां पर लोकतंत्र नहीं आ पाता है। तो चरमपंथ वहां पर ज्यादा भारी है। चरमपंथ मतलब उग्रवादी। ज्यादातर लोग कैसे हैं, उग्रवादी, जो किस पे विश्वास रखते हैं, हिंसा पर जो विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की समस्याएं हैं जो वहां पर लोकतंत्र के सामने चुनौतियों के तौर पर खड़ी हुई हैं। तो अगर ये सब ना हो, सत्ता पर बार बार सैनिकों का कब्जा ना हो, ठीक है, तो उससे देश सही हो जाएगा। अगला क्या बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ। तो जैसे आपको पता होगा कि बांग्लादेश के गठन में हमारे देश ने बहुत बड़ी मदद की थी। पहले कितने पाकिस्तान थे, 2 पाकिस्तान थे। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिम और पूरब। ठीक है, पाकिस्तान के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। जब सबसे पहले पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो 2 हिस्से बने थे, एक बांग्लादेश वाला ही पाकिस्तान, उसे कौन सा पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। जो पाकिस्तान आज के समय उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। देखिए यहां पर समझ लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। ठीक है, जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, बहुत बच्चों को नहीं पता है। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की भाषा संस्कृति अलग थी। अब तो आपको पता है कि बांग्लादेश वाले बिल्कुल जैसे यहाँ पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं या बहुत ज्यादा वहां पर कंसंट्रेट करते हैं उर्दू पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बांग्लादेशी है ये नहीं बांग्ला भाषा बोलते हैं, वो ज्यादा उस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, उर्दू को ज्यादा वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी थे वो चाहते थे कि बांग्लादेशी भी उर्दू पे ज्यादा फोकस करे, अपनी भाषा को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, जो कि लोगों को मंजूर नहीं था। जिस कारण से जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, उससे पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए आप कि जो पूर्वी जो पाकिस्तान है उसको आजाद कराने में किसने मदद की, तो भारत ने मदद। ठीक है, भारत ने अहम भूमिका निभाई, किसको आजाद कराने में, पूर्वी पाकिस्तान को, किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहां पर भेदभाव झेलना पड़ा। ठीक है, अगला 1971 में स्वतंत्र आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1971 में। वहां पर कौन सा आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता मतलब आजादी के लिए आंदोलन लड़ा गया, कहां पर, बांग्लादेश में। अगला बात करते हैं, भारत के समर्थन से 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है, तो देखिए 1971 में लोग लड़ रहे थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो भारत आता है, इंटर करता है और बोलता है मैं आजादी दिलाने में आपकी मदद करूंगा। और फिर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हो जाता है, एक नया देश पैदा होता है, किसकी मदद से, भारत की मदद से। ठीक है, तो ये था बांग्लादेश को लेकर। अगला है सार्क। सार्क का गठन क्यों किया गया, ठीक है, सार्क को समझ लेते हैं हम लोग। 1985 में दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए सार्क बना। तो सार्क की जो गठन होती है वो कब होती है, 1985 में। तो दक्षिण एशियाई जो देश है, जैसे मैंने बताया था आपको, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, इन सब में सहयोग कायम करने के लिए एक ग्रुप, एक संस्था बनती है जिसका नाम क्या है,
सार्क। तो सार्क का गठन क्यों किया गया? ताकि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। वही जैसे मैंने बताया, पहला उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग बढ़ाना। दूसरा, गरीबी कम करना। पता है ना आपके, हमारे यहाँ गरीबी के मामले में, हम विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर चीज में हम लोग पीछे हुए पड़े। तो हमारे देशों में गरीबी कम करना, शिक्षा सही करना, स्वास्थ्य सही करना, व्यापार संस्कृति में साझेदारी करना, ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को समर्थन देना। तो ये उद्देश्य है किसका? सार्क का। इसलिए सार्क का गठन किया गया था ताकि हमारे देशों में ये सब चीजें की जा सके। अगला बात करते हैं हम लोग 8वां प्रश्न की। 8वां क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के संबंधों का वर्णन कीजिए। तो भारत और मालदीव के संबंधों को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पहला जो हमारा जो पॉइंट है भारत और मालदीव के संबंधों की, तो मालदीव और भारत के संबंध बहुत पुराने और बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ने मालदीव की आंतरिक स्थिरता और विकास में मदद की है। तो भारत ने किसके विकास में मदद की है? मालदीव के विकास में मदद की है। आंतरिक स्थिरता मतलब जब देश में कलह मची हुई थी, जब देश टूटने वाला था, तब किसने मदद किया? भारत ने जाकर मदद किया। जैसे कैसे मदद किया अभी हम आगे समझेंगे। देखिए, 1988 में जब विद्रोह हुआ तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मदद की। तो भारत ने क्या किया था? ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इससे क्या मदद कर सके? मालदीव की मदद कर सके। तो समझ लेते हैं कि ऑपरेशन कैक्टस क्या है। देखिए, एक समय था, मतलब 1988, जब 3 नवंबर, अगर बात करें कब का समय है तो 3 नवंबर की बात है। इस समय क्या हुआ? 3 नवंबर को वहां सरकार पलटने की कोशिश की जा रही थी, यानी तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी। तो उस समय वहां जो सरकार में थे वो कौन थे? महमूद अब्दुल, ठीक है, गयूम, ये जो थे ये सरकार में थे। इनकी सत्ता को हटाने का प्रयास किया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब वे क्या करते हैं, फिर जब इनकी सत्ता को बदलने का प्रयास किया जाता है तब ये क्या करते हैं? भारत को कॉल लगा देते हैं, मतलब भारत से मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद करिए, हम मुश्किल में हैं। तो भारत क्या करता है? ऑपरेशन कैक्टस शुरू करता है। ये क्या था ऑपरेशन कैक्टस? कि जाना है, जो भी सरकार बदलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें हटाना है। तो भारत क्या करता है? अपना वायुसेना, ठीक है, अपने देश की वायुसेना और अपने कमांडो को कहां भेज देता है? मालदीव भेज देता है। फिर वायुसेना क्या करती है? अपने पैरा कमांडो को, हमारे देश के पैरा कमांडो को ले जाती है कहां पर? मालदीव में। और वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट होता है और सुरक्षित देश को, यानी देश में तख्ता पलट, कौन से देश में? मालदीव में जो तख्ता पलट होने वाला होता है उसको बचा लिया जाता है। किसकी मदद से? भारत की मदद से। तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि आंतरिक स्थिरता में भारत ने मालदीव की मदद की है। अगला देखिए, दोनों देशों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत है। तो हमारे देशों के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं? मजबूत है। अलग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th, भूटान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है? भूटान परंपरागत रूप से राजतंत्र था, ठीक है। तो भूटान शुरू से कैसा था? राजतंत्र था। जैसे मैंने आपको बताया था नेपाल में राजतंत्र था, ऐसे भूटान भी राजतंत्र था। 2008 में इसे संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र में बदला गया। तो यहां पर 2008 में क्या होता है कि राजतंत्र है और यहां पर क्या आ गया है? संविधान भी आ गया है। तो राजतंत्र के साथ साथ संविधान। कब? 2008 में। भारत भूटान संबंध काफी घनिष्ठ है। तो भारत की अगर संबंध की बात करें भूटान के साथ, तो हमारे संबंध काफी घनिष्ठ है। काफी घनिष्ठ मतलब होता है गहरे संबंध है भूटान के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भारत की भूमिका क्या है दक्षिण एशिया में? दक्षिण एशिया मैंने बताया था ना आपको, नेपाल, भूटान, भारत, ये सारे जितने भी देश है किसमें आते हैं? दक्षिण एशिया में, जो भौगोलिक रूप से क्या है? करीब है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत सबसे बड़ा देश है इन सभी देशों में। दक्षिण एशिया में भारत कैसा देश है? सबसे बड़ा। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन के मामले में, क्षेत्रफल, जगह के मामले में भी हम सबसे ज्यादा है। अगला अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के मामले में भी इन सभी देशों से हम टॉप पर हैं। तो हम इन सभी मामलों में सबसे बड़े देश हैं। भारत ने लोकतंत्र को मजबूत करने में उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जैसे पता है आपको देख कि हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, किसी को छोटा माना जाता है ना बड़ा माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको बताया, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कि सैन्य तख्ता पलट होता रहता है, मतलब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार लगातार चल ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि मतलब वहां का संविधान या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब से हमारा संविधान बना है तब से वही संविधान है, ठीक है, तब से चेंज नहीं हुआ है। सभी को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की रेस में हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो
भारत में लोकतंत्र बना हुआ है, मजबूत लोकतंत्र है हमारे देश में। अगला बात करते हैं, यहां पर क्या है, भारत शांति भारत शांति, सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने की पहल की। भारत ने क्या पहल की कि शांति बना के रखिए, हम सभी दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं यहाँ शांति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सभी को आप एक दूसरे में सहयोग करना है। अगला आपसी समझ, जब भी कुछ फैसले होंगे तो आपसी समझ से लेने हैं। अगला बात करते हैं, भारत ने कई देशों, मतलब भारत ने समय समय पर कई देशों की मदद की है, जैसे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, को संकट में मदद की है। तो संकट जब भी पड़ता है तो भारत इन देशों की मदद करता है। तो यहीं तक था वीडियो, 10 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।